हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, देखिए जी, हमारी यूसी नेट की हो रही है तैयारी और अब हम जो करने वाले हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो उसमें से मैंने बोला था भाई साहब आपको क्या करना है, अब एमसीक्यू के प्रैक्टिस करने हैं। तो एमसीक्यू का अगर प्रैक्टिस करना है सर, तो क्या आप प्रैक्टिस नहीं कराएंगे? जी मैं बिल्कुल कराने वाला हूं। आज शुरू करने वाले हैं एमसीक्यू के प्रैक्टिस, है ना। आप पढ़िए, बिल्कुल रिवीजन करिए, बिल्कुल पढ़िए, लेकिन फाइनली आपको एग्जाम अब क्या देना है, ऑफलाइन में देना है। और ऑफलाइन में देना है तो भैया एमसीक्यू का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, ऑफलाइन ऑनलाइन से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस तो आपको करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है लगातार आपके पास आएंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको रिवीजन करते रहना, अपने काम शुरू करने, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहना। उसके साथ साथ में जब आप फ्री टाइम में रहेंगे तो आपको क्या करना है कि भाई साहब ये जो एमसीक्यूज है उसको 40, 45 मिनट, 30 मिनट जो भी होगा उसको लगा लेना है। इससे क्या हुआ, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो और बढ़ जाएगी। कैसे सर? आप रिवीजन करेंगे, आप कोई भी यूनिट को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू भी लगा लेंगे, तो आपको पता चल पाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो कितना वैलिड है। सही है बात? चलिए, तो ज्यादा लेट ना करते हुए आज की जो एमसीक्यू सीरीज की शुरुआत है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का हम लोग करने जा रहे हैं, है ना। कुछ एमसीक्यूज लगाएंगे और उसके बाद अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जरूरत पड़े तो ऑलरेडी अपलोडेड है वो वीडियोस, आप उसको भी जाकर देख सकते हैं, फिर आपकी काम बन जाएगी। ठीक है जी, चले चलते हैं ज्यादा लेट ना करते हुए क्लास में आइए। अगर मैं बात करूं कि सर जो पीडीएफ है, चूंकि आप तो ऑफलाइन वाला हो गया है, तो सर ये पीडीएफ कहां मिल जाएगा? ये जो आप क्वेश्चंस देंगे उसका पीडीएफ मुझे एक बार और रिवीजन करना होगा और आप क्वेश्चंस बनाने होंगे, तो वो पीडीएफ कहां मिलेगा? उसके लिए आप ज्वाइन करिए नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल। ये टेलीग्राम चैनल पे आपको सारा पीडीएफ में डाल दिया करूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इसी नेट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है एग्जाम से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नेट वाला भैया ऐप भी है जिसमें आपको बहुत सारे फ्री कंटेंट है, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हो। और पेड कंटेंट के लिए आपको पेपर 1 जो है वो 499 यानी 500 रुपए में आपको 9 महीने के लिए पेपर 1 का पूरा कंटेंट मिल जाएगा, जिसमें आपके पीडीएफ वगैरह सब कुछ रहेंगे, है ना। और पेपर 1 और पेपर 2 अगर दोनों आप कॉमर्स का लेना चाहते हैं तो वो आपको 1199 यानी कि 1200 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें 250 वीडियोज रहेंगे, फिर रिवीजन सीरीज रहेगा, मॉक टेस्ट रहेगा, सब कुछ इसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक है जी, चलिए ये तो आपको बात हो गई आपकी पेड कोर्स की। चलिए अब करते हैं मार्केटिंग के एमसीक्यूज। एमसीक्यूज की बात करें सर, बिल्कुल करिए। आइए पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एट द डिफरेंट प्राइसेस। डिफरेंट प्राइसेस मतलब अलग अलग प्राइस पर एक प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइसेस पर बेचना। भाई साहब क्या कहलाएगा बताओ? डिफरेंट प्राइस। तो क्या प्राइस लाइनिंग कहलाएगा? नहीं सर, प्राइस लाइनिंग तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ड्यूअल प्राइसिंग? जी सर, ड्यूअल प्राइसिंग का मतलब होता है एक जगह पे एक प्राइस, दूसरा जगह पे दूसरा प्राइस, यही होता है ड्यूअल प्राइसिंग। तो सर ड्यूअल प्राइसिंग इज द करेक्ट आंसर। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग मतलब उसकी भौगोलिक दशाएं के बेस पर जो होता है, जैसे ठंडा गर्म, इस बेस पर जो आपकी प्राइसिंग डिसाइड करी जाती है उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। और मोनोपोली प्राइसिंग क्या होती है सर? एकाधिकार, है ना, कि मतलब जहां पे एक ही दुकानदार हो अपना रेट लेकर बेच रहा हो उसको बोलते हैं मोनोपोली। ठीक है, तो ऐसी प्राइसिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डुअल प्राइसिंग। क्या हो जाएगा? डुअल प्राइसिंग। चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है द ऑरेंज जूस मैन्युफैक्चरर्स, ऑरेंज जूस का मैन्युफैक्चरर्स नो दैट, वो जानते हैं कि ऑरेंज जूस इज मोस्ट ऑफन कंज्यूम्ड इन द मॉर्निंग्स। ऑरेंज का जूस जो है वो सुबह में लिया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। However, they would like to change this, और किसी भी तरीके से वो क्या करना चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं और मेक द ड्रिंक एक्सेप्टेबल ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ड्यूरिंग द डे। तो वो क्या करना चाहते हैं, एक जूस मैन्युफैक्चरर है वो ऑरेंज जूस बनाते हैं और ऑरेंज जूस का मैन्युफैक्चरर वो क्या चाहते हैं कि भैया वो दिन भर में इसका कंज्यूमशन बढ़ जाए। ठीक है, क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है, विच फॉर्म ऑफ सेगमेंटेशन वुड दे नीड टू वर्क with an established strategy reflective of their desires। बोल रहा है कौन सा सेगमेंटेशन वो करेंगे जिसके बेस पर वो क्या, वो अपनी स्ट्रैटेजी जो बनाया है कि भैया दिन भर में जूस बिकता रहे, वो अचीव कर जाएंगे। तो सबसे पहले सेगमेंटेशन की बात करते हैं। क्या होता है सेगमेंटेशन? देखिए, जब भी हम कोई प्रोडक्ट बनाने की सोचते हैं तो उससे पहले ना
हमें एसटीपी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजिशनिंग। ये बात पता है आपको जी। तो सेगमेंटेशन क्यों करते हैं सर? हम हर इंसान को हर सबके सबके लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते, हम हर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते। हमें स्पेसिफिकेशन रहना होगा कि हम बच्चों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, बूढ़ों के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, यंग्स के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, महिलाओं के लिए प्रोडक्ट बनाएंगे, या फिर लोकेशन के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे, ठंडा के लिए, गर्मी के लिए, है ना। ऐसे किसी एक स्पेसिफिक चीज पर हमें जाना होगा और हमें उस पर बेस्ड प्रोडक्ट बनाना होगा। क्लियर बात? अगर चूंकि हम सब चीज का प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए जब आप किसी स्पेसिफिक चीज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम उसे कहते हैं क्या? बनाने की सोचते हैं, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन। उसके बाद टारगेटिंग क्या होता है? उसी सेगमेंटेशन पर जिस, अब मान लो आपने महिलाओं के लिए कपड़ा बनाने की बात करी, तो आप उसी सेगमेंट को जाके टारगेट करते हैं, उसी सेगमेंट में जाके क्या करते हैं? आप उसको बताते हैं भाई साहब देखो ये सेगमेंट मेरे लिए डिसाइड हो गया, अब इसी सेगमेंट में हमको टारगेट करना है, इसी सेगमेंट में हमको सारी चीजें करनी है। और उसके बाद करते हैं पोजिशनिंग। आप पोजिशनिंग क्या हुआ? उस प्रोडक्ट की छाप उनके दिमाग पर छोड़ के चले जाते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट सिर्फ तुम्हारे लिए, तुमको खरीदना है। तो ये एसटीपी पॉलिसी अपनानी होती है। और इसमें सेगमेंटेशन में अलग अलग लेवल पे सेगमेंटेशन होता है। तो वही कह रहा है कि ये जो जूस वाला है, जो दिन भर जूस बेचना चाह रहा है कि भाई साहब हम चाहते हैं कि लोग इसको अपने लाइफस्टाइल में दिन भर के लिए अपनाएं। ऑरेंज जूस तो सुबह सुबह लिया जाता है, लेकिन हम चाहते हैं इसको दिन भर ले, तो उसके लिए वो कौन सा सेगमेंटेशन करेगा? बताओ मुझे। पहला है जेंडर सेगमेंटेशन। क्या वो जेंडर सेगमेंटेशन करेगा? जेंडर में तो मेल फीमेल के बेस पर हो गई ना, कि या तो मेल के लिए होगा या तो फीमेल के लिए होगा, ये तो होगा नहीं। बेनिफिट सेगमेंटेशन, ऐसा कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है। उसके बाद ओकेजन सेगमेंटेशन। बताओ ओकेजन सेगमेंटेशन क्या हुआ कि ओकेजनली ये चीजें होती है, अब इसको क्या करना है? इसको हमको चेंज करना है। तो यही ओकेजन सेगमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि भाई साहब अवसर, ये क्या है? अवसर खोजना। जैसे अभी तक तो क्या मॉर्निंग में ले रहे थे, लेकिन हम अब क्या करेंगे? अब हम उनको कोशिश करेंगे दिन भर दिखाएं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओकेजन सेगमेंटेशन करना पड़ेगा, अवसर निकालना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि भाई साहब ऐसे ऐसे चीजें होती है, आप इस प्रोडक्ट को खरीद के दिन भर चार्ज रह सकते हैं, होता है ना। तो वो उसको बोलते हैं ओकेजन सेगमेंटेशन। एज एंड लाइफ साइकिल सेगमेंटेशन नहीं होगा यहाँ, क्योंकि एज और लाइफ साइकिल से रिलेटेड ये जूस नहीं होता है, जूस तो कोई भी पीता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चले ओकेजन सेगमेंटेशन के बाद। चलिए हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? संतरे का जूस निर्माता जानते हैं कि संतरे का जूस सबसे अधिक सुबह में समय में पिया जाता है, हालांकि इसे बदलना चाहेंगे और दिन के दौरान अन्य समय अवधि के दौरान पेय को स्वीकार बनाना चाहेंगे। उन्हें किस प्रकार के विभाजन के साथ काम करने और अपनी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करने वाली रणनीति स्थापित करने की आवश्यकता होगी। तो कौन सा रणनीति अपनाएगा? वो अवसर विभाजन को अपनाएगा। किसको अपनाएगा? अवसर विभाजन को अपनाएगा। चलिए ये देखिए, अब है मार्केट सेगमेंटेशन। देखो ज्योग्राफी के बेस पर सेगमेंटेशन है, डेमोग्राफी के बेस पर साइकोग्राफी और बिहेवियरल, ये चार तरीके से सेगमेंटेशन है। अब इसमें देखो कंट्री, सिटी, डेंसिटी, लैंग्वेज, क्लाइमेट, एरिया और पॉपुलेशन। अगर इस बेस पर हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं, मतलब कि हम मान लेते हैं क्लाइमेट पे कर रहे हैं कि भाई वहां का मौसम थोड़ा ठंडा होता है, हम ठंडा वाला कपड़ा बनाएंगे और उसी जगह के लिए कपड़ा बनाएंगे, तो ज्योग्राफिक लोकेशन में आ जाएगा, ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन में आ जाएगा। डेमोग्राफिक हो गया, एज के बेस पर बना लो कि भैया हम बच्चों के लिए कपड़ा बनाएंगे, है ना। हम जेंडर के बेस पर बना लो कि हम फीमेल या मेल के लिए कपड़ा बनाएंगे। इनकम के बेस पर बना लो कि जो हाई इनकम है उसके लिए हम कपड़ा बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गया। सोशल स्टेटस, फैमिली, लाइफ स्टेज और ऑक्यूपेशन, ये सारे डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन हो गए। साइकोग्राफिक क्या हो गया कि भैया हम पर्सनालिटी, वैल्यूज, एटीट्यूड्स को देखकर हम क्या करेंगे? लाइफस्टाइल को देखकर हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। और बिहेवियरल हो गया कि भैया ओकेजन के बेस पर, ये देखो ओकेजन के बेस पर, इंटेंट के बेस पर, परचेज के बेस पर, लाइफ साइकिल स्टेज के बेस पर और एंगेजमेंट के बेस पर। तो भाई साहब ओकेजन मतलब यहाँ पे ओकेजन वाला ही था ना, अवसर तलाश रहे थे हम। क्या कर रहे थे? अवसर तलाश रहे थे। तो ये ओकेजन आंसर हो गया, ओकेजन सेगमेंटेशन। चलो नेक्स्ट चले, आ जाओ। तीसरा क्या है? कह रहा था टिपिकल मेथड ऑफ रिटेल ऑपरेशन यूज्ड बाय सुपरमार्केट्स। क्या बोल रहा है? टिपिकल मेथड ऑफ रिटेल ऑपरेशन यूज्ड बाय सुपरमार्केट्स एंड कैटलॉग शोरूम्स इज कॉल्ड। पूरा सुपरमार्केट और कैटलॉग शोरूम द्वारा उपयोग की जाने वाली खुदरा संचालन की विशिष्ट विधि को कहा जाता है। क्या कहता भाई?
तुम देख लो, सुपरमार्केट में जाओगे और शोरूम्स में जाओगे तो वहां पे क्या देते हैं, वो फुल टाइम सर्विस रिटेल करते हैं, रिटेलिंग सर्विस, फुल सर्विस देते हैं ना। कोई भी सर्विस ऐसा देखा है कि आधा आधा दिया है? नहीं, ऐसा नहीं। तो सेल्फ सर्विस तो नहीं होगा, सेल्फ सर्विस वहां रिटेलिंग नहीं होता है, वो खुद सर्विस देते हैं। लिमिटेड सर्विस रिटेलिंग भी नहीं होगा, फुल सर्विस रिटेलिंग होगा। क्या होगा? फुल सर्विस रिटेलिंग। स्वयं सेवा वहां पे है नहीं, स्वयं सेवा खुद जाके खुद सामान लेके खुद चल जाते हो, ऐसा तो नहीं होगा, नहीं ना, तो वो वाली बात है। चलो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, क्या कहता है 4? कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाई हाउ मार्केटिंग मस्ट बी अंडरस्टूड टुडे। देखो आज की मार्केटिंग की बात करें ना, तो यहां इसमें ध्यान समझना, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है क्या क्या। सबसे पहले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आया, जिसने ये कहा कि जितना ज्यादा सामान होगा उतना ज्यादा बिकेगा। दूसरा उसके बाद प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट आया, उसने कहा इसमें क्वालिटी होंगे, इनोवेशन होंगे, फीचर्स होंगे, वो सामान बिकेगा। तीसरा जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट आया वो आया सेलिंग का, कि भैया जितना एग्रेसिव सेलिंग लगाओगे, जितना ज्यादा सेल करने का ताकत होगा, उतना ज्यादा भी सामान बिकेगा। उसके बाद आया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ने जो पहली बार कहा था ना, उसने बोला था हमें कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तब हम मार्केट में सस्टेन करेंगे। और आज भी यही चीज है कि अगर कस्टमर आपका सेटिस्फाई होता है तो आपको क्या मार्केट में सस्टेन रहना पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अच्छी पहचान करता है कि आज मार्केटिंग को कैसे समझा जाना चाहिए। तो आज मार्केटिंग को समझने के लिए सेटिस्फाई करना होगा कस्टमर के नीड को। जो कस्टमर का नीड अगर आपने सेटिस्फाई कर लिया, आपका काम बन गया। ठीक है, सेलिंग, बिहेवियर मार्केटिंग ये सब नहीं है आज के लिए। चलिए नेक्स्ट चलें। उसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। Which concepts holds that the consumer will not buy enough organization product unless it takes large scale selling and promotion effort। तो ये देखो, अभी मैंने बताया था कि सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता था कि भैया सब आपको एग्रेसिव सेलिंग यूज करना होगा। इट मींस कि आपको ज्यादा से ज्यादा सेलिंग एफर्ट्स लगाने होंगे, सेलिंग के प्रमोशंस करना होगा, तभी आपका जो है वो सामान बिकेगा। तो यहां पे पूछ रहा है कौन सा कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का, वो तो सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग तो होगा नहीं, प्रोडक्शन और प्रोडक्ट होगा नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन की बात करें तो वो क्या कहता है? प्रोडक्शन कहता है कि भैया जितना सामान अवेलेबल होगा उतना बिकेगा। प्रोडक्ट बोलता है जिसमें इनोवेटिव फीचर्स होंगे, इसमें क्वालिटी होगी, इसमें कंटेंट होगा, वही आपका क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बिकेगा। और मार्केटिंग तो कहता है भैया हम सब चीज को देखते हैं, हमको कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना है, हमको कस्टमर के लिए प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, चलिए सॉरी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान दीजिए। अ मार्केटिंग इज ए समवन, सॉरी मार्केटर, अ मार्केटर इज ए समवन, एक मार्केटर क्या है? सीकिंग अ रिस्पांस फ्रॉम अनदर पार्टी कॉल्ड। बोल रहा है एक विपणक वह व्यक्ति होता है जो डैश कहलाने वाले किसी अन्य पार्टी से प्रतिक्रिया चाहता है, तो उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। प्रोस्पेक्ट मतलब संभावना। प्रोस्पेक्ट बोलते हैं उस इंसान को जब आपका प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को जानकारी नहीं है। तो एक मार्केटर वह चाहता है कि उसको प्रोस्पेक्ट की जानकारी मिले अनदर पार्टी से, ताकि वो क्या करे, आपके प्रोडक्ट को खरीद पाए। ठीक है, क्लियर है बात? तो दैट इज प्रोस्पेक्ट, बाकी आंसर नहीं होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 7 चले, आइए सर। कहता है कॉन्सेप्ट डैश कॉन्सेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स that are conveniently available in adequate quantity and affordable price। ठीक है, तो भैया ये बात तो अभी मैंने बताया कि जो आपका adequate quantity में होगा, affordable price पर होगा, उसको लोग conveniently available ये कर लेंगे। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं? प्रोडक्शन। जो इजीली अवेलेबल होगा और क्वांटिटी में होगा, एफोर्डेबल होगा, तो उसको लोग खरीद लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट चलें, आइए क्या कह रहा है देखिएगा। विच स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज मार्क्ड बाय फॉलिंग कॉस्ट और राइजिंग रेवेन्यूज। देखो कॉस्ट कम हो रहा है और राइजिंग हो रहा है रेवेन्यूज। तो पहले समझो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, किसी भी प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल 4 स्टेज से होकर गुजरता है। इंट्रोडक्शन, दूसरा ग्रोथ, तीसरा मैच्योरिटी और चौथा डिक्लाइन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे ना भाई साहब कॉस्ट जो होते हैं ज्यादा लगता है, रेवेन्यू बहुत कम होती है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। ग्रोथ की बात करें तो यहाँ कॉस्ट का जो ये जो कम, थोड़ा सा कम होना शुरू करता है, रेवेन्यू जो होती है तो क्या होता है,
रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा इंक्रीज, सेल्स इंक्रीज होने लगता है, थोड़ा थोड़ा रेवेन्यू होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड में जाते हैं, थर्ड में पूरी तरीके से कॉस्ट हमारा गिर जाता है। क्यों कॉस्ट गिरता है? क्योंकि वहां पे सेल्स बहुत ज्यादा होता है, रेवेन्यू बहुत ज्यादा होती है। तो दो वो है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी स्टेज जो क्या होगा सर, मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होगा जहां पे कॉस्ट मेरा गिरने लगेगा और रेवेन्यू जो होगी वो राइज करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि वहां पे हम पीक ऑफ द पॉइंट पे होंगे किसी भी बिजनेस के, ठीक है। आओ देखो मैं इसमें समझाता हूं। 4 स्टेज प्रोडक्ट के। पहला स्टेज इंट्रोडक्शन वाला। इंट्रोडक्शन वाला स्टेज में क्या कह रहा है कि लो सेल्स होगा, हाई कॉस्ट होगा पर कस्टमर। पर कस्टमर हाई कॉस्ट मतलब क्योंकि अभी नया नया शुरुआत किया ना बिजनेस हमने, तो भाई साहब ज्यादा बिक नहीं रहा है, तो हाई कॉस्ट होगा पर कस्टमर। फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, इनोवेटिव कस्टमर होंगे अगर और फ्यू कस्टमर होंगे, कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं रहा तो, ठीक है। ग्रोथ में क्या होगा, सेल्स मेरा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब हमारा ग्रोथ होगा कंपनी का तो मेरा सेल्स इंक्रीज करेगा, कॉस्ट पर कस्टमर फॉल्स करेगा, प्रॉफिट राइज करेगा, इंक्रीज करेंगे नंबर ऑफ कस्टमर्स, ज्यादा कॉम्पिटिटर्स होंगे। मैच्योरिटी में पीक सेल्स पर होगा, कॉस्ट पर कस्टमर लोएस्ट होगा। क्या होगा? कॉस्ट पर कस्टमर लोएस्ट होगा और प्रॉफिट्स हाई होंगे, मास मार्केट होगा, स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होगा। देखो मैच्योरिटी में हमारा लो कॉस्ट पड़ेगा, लेकिन यहां क्या बोला है, फॉल कर जाना, कॉस्ट का गिर जाना। तो ये जो है ना, ये जो स्टेज होगा वो सैचुरेशन का स्टेज होता है, जिसको हम लोग डिक्लाइन स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिक्लाइन स्टेज बोलते हैं, है ना। चलो ये देखो, इसको ध्यान रखना, ये वाला होगा, इसका आंसर थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा डिक्लाइन स्टेज, है ना, ये हो जाएगा डिक्लाइन स्टेज। क्या होगा जी? डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि सैचुरेशन का जो स्टेज है ना वो डिक्लाइन स्टेज होता है और यहां पे कॉस्ट गिरने लगता है, ठीक है। मैच्योरिटी में कॉस्ट जो है वो कम होगा, थोड़ा सा कॉस्ट पर कस्टमर क्या होगा, लोवेस्ट होगा, कम होगा, लेकिन फॉल कर जाना वो कहां है, वो डिक्लाइन स्टेज का है, जिसको सैचुरेशन स्टेज बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब चले नेक्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ डैश, organization with a dash orientation assumes that the customer will resist purchasing products not deemed essential. The job is to overcome this resistance through personal selling and advertisement. भाई साहब इस बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मार्केटर का जॉब क्या हो जाएगा कि पर्सनल सेलिंग और एडवर्टीजमेंट को हटा देना। मतलब अब ध्यान देना इस क्वेश्चन में, एकदम बड़ा सिंपल सा कह रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वो ये समझता है कि ग्राहक आवश्यक नहीं समझे जाने वाले उत्पादों को खरीदने का विरोध करेंगे। विपणक का काम है, मार्केटर का काम क्या है, व्यक्तिगत बिक्री और विज्ञापन के माध्यम से इस प्रतिरोध को दूर करना। तो भाई साहब इसको बोलते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसको क्या बोलेंगे? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखो यहां सेल्स को उतना ध्यान नहीं दे रहा है, वहां पर्सनल सेलिंग को ध्यान दे रहा है, एडवर्टीजमेंट को ध्यान दे रहा है, बट एग्रेसिव सेलिंग को ध्यान नहीं दे रहा है। तो जब भी आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो किसमें क्या पहला कॉन्सेप्ट क्या था? प्रोडक्शन, प्रोडक्ट, सेलिंग और देन मार्केटिंग था। जहां फर्स्ट टाइम ये बात कहा गया था कि कस्टमर जो है उसकी बात किया जाए, कस्टमर को सेटिस्फाई करने की बात किया जाए। और वही बात यहां ये कह रहा है कि हमको क्या करना है, the job of the marketer is to overcome, मार्केटर का जॉब ओवरकम होना चाहिए दिस रेजिस्टेंस थ्रू पर्सनल सेलिंग और एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा और ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? मार्केटिंग हो गया, ठीक है जी। कोई दिक्कत? आओ हिंदी में देखते हैं क्या कह रहा है। अभिविन्यास वाला एक संगठन मानता है कि ग्राहक आवश्यक नहीं समझे जाने वाले उत्पादों को खरीदने का विरोध करेंगे। मतलब सीधा सीधी बात है, ग्राहक आवश्यक नहीं समझे जाने वाला मतलब कस्टमर पे ध्यान नहीं देने वाला, है ना। तो परचेज क्या बोल रहा है फिर नेक्स्ट? विपणक का काम, किसका काम? मार्केटर का, कि विपणक का काम व्यक्तिगत बिक्री और विज्ञापन के माध्यम से इस प्रतिरोध को दूर करना होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मार्केटिंग। क्या बोलेंगे इसको? मार्केटिंग। चलो नेक्स्ट, द टर्म मार्केटिंग डिस्क्राइब्स। भाई साहब क्या होगा? मार्केटिंग का कौन सा डेफिनेशन होगा? देखो पहला डेफिनेशन देखें क्या है, देखो a composite analysis of all environmental factors inside and outside of the firm। देखो पहला ही हमको लग रहा है, लेकिन आगे चेक कर लेते हैं। चलो बी क्या कहता है? सीरीज ऑफ बिजनेस डिसीजन दैट एड इन सेलिंग अ प्रोडक्ट। नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट सेल करना मार्केटिंग नहीं है। द रिलेशनशिप ऑफ बिटवीन अ फर्म्स मार्केटिंग स्ट्रेंथ एंड इट्स बिजनेस वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी देखना सिर्फ क्या? सिर्फ इसका पार्ट नहीं है। अ ब्लेंडिंग ऑफ 4 स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स टू सेटिस्फाई स्पेसिफिक टारगेट मार्कर।
तो भैया स्पेसिफिक टारगेट मार्केट के लिए 4 एलिमेंट्स को भी यूज करना सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग क्या है? अ कंपोजिट एनालिसिस, एक एनालिसिस करना हर वो इन्वायरमेंट फैक्टर, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इनसाइड द फर्म हो या आउटसाइड द फर्म हो। जब एक मार्केटर देखता है तो वो सारे चीजों का देखता है, पहले वो एसटीपी करता है, फिर जाके मार्केट में रिसर्च करता है और तब जाके वो पी 4 पीस पे ध्यान देता है। तो ये तीनों एक साथ हो सकते हैं और उसका एक सिंपल सा डेफिनेशन आपका ए में दिया गया है। क्या कि मार्केटिंग क्या होगा कि भाई साहब आपको एक एनालिसिस करना पड़ेगा हर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। एनवायरमेंटल फैक्टर मतलब सब कुछ, चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की बात हो, है ना, चाहे वो मार्केट रिसर्च करना हो, चाहे एक्सटर्नल में पॉलिटिकल चीजें देखनी हो, स्ट्रेंथ वीकनेस देखना हो, सारी चीजें। क्लियर है? बात समझ में आई? जी सर। तो देखो आंसर पहला। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? Which of the following promotional forms is often described as being too impersonal and only one way communication form? ध्यान से समझना, कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रचार स्वरूप को, प्रमोशनल डिसीजन को अक्सर अत्यधिक अव्यक्तिगत और केवल एक तरफा संचार के रूप में वर्णित किया गया है? इसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट क्या होता है? लगा हुआ होता है बोर्ड, आप खुद देख के समझते हो कि ये चीजें तो एक तरफा कम्युनिकेट कर रहा है ना, वो डबल साइड तो नहीं है, हाय हेलो तो नहीं कर रहा वो आपसे, वो एक तरफा बात कर रहा है। पर्सनल सेलिंग में आप बातचीत करते हो तो ये तो होगा नहीं, पब्लिक रिलेशन में भी वही होता है, सेल्स प्रमोशन में भी वो होता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट होता है वो वन वे कम्युनिकेशन फॉर्म होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12 का। आइए क्या कह रहा है? कह रहा है टू मेजर डायमेंशन ऑफ एडवर्टाइजिंग आर मैसेज क्रिएशन और मैसेज डिसेमिनेशन। विज्ञापन के दो प्रमुख आयाम क्या है? संदेश निर्माण और संदेश प्रसार। भाई निर्माण कर लिया तो प्रसार करना पड़ेगा, निर्माण करके अपने पास मैसेज टाइप कर लिया, भेजोगे नहीं तो समझ में कैसे आएगा, है ना, ये बात है। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है मैसेज क्रिएशन इज द मीनिंगफुल वंस द एडवर्टाइजमेंट इज क्रिएटेड। विज्ञापन बनने के बाद संदेश निर्माण सार्थक होता है? नहीं, बनने के बाद सार्थक नहीं होता है, बनने के बाद उसको भेजने के बाद सार्थक होता है, जब आप प्रसार कर देते हो तब। तो दूसरा गलत, यानी कि क्या बोल रहा है? दोनों कथन सही है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट में राइट नहीं, बोथ आर रॉन्ग नहीं, वन इज राइट, वन इज करेक्ट। तो आंसर होगा सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? कह रहा है प्रिंट मीडिया इज द ओल्डेस्ट एंड बेसिक फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। 100% सही बात है, इसमें क्या गड़बड़ है भाई? ठीक है, प्रिंट मीडिया मतलब पेपर वगैरह, पेपर जो आते हैं आपके वो ओल्डेस्ट और बेसिक फॉर्म पे। कह रहा है प्रिंट मीडिया कैन मेक अ फास्टर डिलीवरी देन द ब्रॉडकास्ट मीडिया। कभी नहीं, ब्रॉडकास्ट मीडिया से प्रिंट मीडिया फास्ट नहीं हो सकता। तो आंसर होगा सी, यानी कि 1 इज करेक्ट। चलिए आइडा सर मार्केटिंग का ये मॉडल है ना, मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल है आइडा, जिसका फुल फॉर्म होता है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। तो इंटरेस्ट और एक्शन कहां है? यहां है, तो आंसर हो जाएगा ए। या क्या होता है आइडा का फुल फॉर्म? अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। चलिए the process of moving raw material from the place of the suppliers to the place of the producers is known। देखो ये इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक की बात कर रहा है। तो देखो इस बात को समझना, अगर कोई रॉ मटेरियल से, ठीक है, क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल को से लेकर मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? इसको बोलेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक। अगर कोई रॉ मटेरियल को आपका कहां से रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरर तक पहुंचा रहा है तो उसको बोलेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक। और ये रॉ मटेरियल फिर मैन्युफैक्चरर से अगर कस्टमर तक जाएगा तो हम इसको बोलेंगे आउटबाउंड लॉजिस्टिक। क्या बोलेंगे? आउटबाउंड लॉजिस्टिक। कहां से कहां तक गया? रॉ मटेरियल गया मैन्युफैक्चरर तक, तो भैया उसको हम बोलेंगे इनबाउंड। मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक, ठीक है, जो कंज्यूम करेगा वहां तक, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक। देख लो, आ जाओ। The process of moving raw material from the place of supplier to the place of producers, सप्लायर से प्रोड्यूसर तक रॉ मटेरियल गया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे इनबाउंड लॉजिस्टिक, है ना। सप्लायर से रॉ मटेरियल उठा और प्रोड्यूसर्स तक गया या मैन्युफैक्चरर तक गया, तो इसको बोलेंगे इनबाउंड, है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट, द फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू द कंजम्पशन। प्रोडक्शन मतलब मैन्युफैक्चरर से के पास से उठा और टू द कंजम्पशन, कंजम्पशन के पास गया मतलब कस्टमर के पास गया, जो कंज्यूम करेगा वो कंज्यूमर, है ना। प्रोडक्शन टू कंज्यूमर, तो इसको हम लोग बोलेंगे
आउटबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 चले। आइए सर, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मल्टीपल चैनल्स। क्या बोल रहा है भाई साहब कि आप एकाधिक चैनलों के बारे में गलत कथन को पहचाने। सबसे पहला क्या बोल रहा है? इंटरनेट बैंकिंग इज एन एग्जांपल ऑफ लो कॉस्ट चैनल दैट इज ऑफर्ड बाय बैंक्स। बिल्कुल सही बात है, इसमें गलत क्या है ना? का उसके बाद बी क्या बोल रहा है? कस्टमर यूजुअली यूज ओनली वन चैनल फॉर ऑल ट्रांजेक्शन। एक चैनल यूज करते हैं सारे ट्रांजेक्शन के लिए, इवन इफ मल्टीपल चैनल्स आर ऑफर्ड। भाई साहब देख लो, अगर मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है, हम एक ही चैनल क्यों यूज करेंगे? तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। बोल रहा है मल्टीपल चैनल्स के बारे में क्या चीजें गलत कही गई है, तो यही गलत है ना? चलो ये देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? कस्टमर हु आर लॉयल टू 2 और 3 ब्रांड्स इन अ प्रोडक्ट ग्रुप, उसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं सॉफ्ट कोर लॉयल। हार्ड कोर लॉयल्टी वो होते हैं जो भाई साहब कभी भी एक ही ब्रांड को लेंगे, वो जो उनका फेमस ब्रांड है वही उसको खरीदेंगे, उसके अलावा वो कुछ नहीं खरीदेंगे। तो सॉफ्ट कोर लेयर मतलब 2-3 ब्रांड्स पे जाएंगे, और जो स्विचर्स हैं वो हमेशा मूव करते रहेंगे एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड, दूसरे ब्रांड से तीसरे ब्रांड। ठीक है, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट कोर लॉयल, क्योंकि 2-3 ब्रांड्स में। अगर सिंगल ब्रांड होता तो हार्ड कोर लॉयल होते। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ, ये 19 कह रहा था मार्केट द टर्म डैश इज अ फाउंडेशन मॉडल फॉर बिजनेस historically centered on product, price, place and promotion. It has been defined the set of marketing tools that the firm uses to pursue its marketing objective in the target market. तो भाई साहब अगर हम प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन की बात करें तो ये जो मॉडल है इसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। क्या बोलते हैं? इसको मार्केटिंग मिक्स कहा जाता है। और यही मॉडल जो है वो मार्केटिंग टूल्स भी कहते हैं। किसका? सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स जो हम लोग परस्यू करते हैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। क्लियर बात? जी सर। चलिए आइए क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? क्लियर है बात? आ जाओ। क्या मार्केटिंग इज द टर्म टू रेफर ओनली द सेल्स फंक्शंस? भाई साहब ये करेक्ट है? हो सकता है ऐसा कि मार्केटिंग को सिर्फ हम सेल्स फंक्शन के लिए यूज करते हैं? बिल्कुल गलत। मार्केटिंग मैनेजर्स यूजुअली डोंट गेट इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बात कर रहे हो यार? मार्केटिंग मैनेजर अगर नहीं करेंगे प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन में तो कौन करेगा? तो ये भी गलत है। मार्केटिंग इज एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है दैट कंसीडर ओनली द नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नॉट द नीड ऑफ सोसाइटी एज वेल। क्या बात कर रहे हो यार? ऑर्गेनाइजेशन की नीड को देख के क्या करेंगे? हम सबको सोसाइटी के नीड को देखना पड़ेगा, वही कस्टमर होंगे जो खरीदेगा। तो 3 गलत, तो यही सही होगा। कह रहा मार्केटिंग इज द सेट ऑफ एक्टिविटी, सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोसेस फॉर द क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग, एक्सचेंजिंग ऑफर दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर एंड सोसाइटी एट लार्ज। तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आए। आई सर कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स that the customer usually buys frequently and with a minimum comparison buying effort। तो भाई साहब इजीली फ्रीक्वेंटली खरीद रहा है तो इसको कन्वीनियंस प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कन्वीनियंस। 4 तरह के प्रोडक्ट होते हैं। कौन कौन सा सर? स्पेशल, कन्वीनियंस, अनसॉर्ट और ऑगमेंटेड, है ना? ये याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करें। सॉरी थोड़ा गला बैठा हुआ है तो आप लोग मैनेज करिएगा, है ना? क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कस्टमर्स आर opinion leaders who carefully search for new technologies that might give them a dramatic competitive advantage। तो क्या बोल रहा है? ध्यान से देखो कि यहां जो कस्टमर हैं वो क्या कर रहे हैं? ओपिनियन लीडर हैं जो केयरफुली सर्च करते हैं नई टेक्नोलॉजीज का, और जो क्या है दैट माइट बी देम ए ड्रामेटिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो ये 5 तरह की चीजें हैं। क्या है? ये देखो ये क्या है भाई साहब? ये क्या बताओ तो? सर ये कंज्यूमर का है कि कैसे अडॉप्ट करता है, कोई भी प्रोडक्ट को कैसे अडॉप्ट करता है। जब आप नया प्रोडक्ट लेके आते हैं मार्केट में तो कौन इंसान जो है पहले प्रोडक्ट को खरीदता है उसका आप डिटेल दिया गया है कि हम लोग 5 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इनोवेटर्स जो तुरंत प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, ये 2.5% होते हैं। कितने होते हैं? 2.5%। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। 2.5% लोग ऐसे होते हैं जो कोई भी नया प्रोडक्ट को खरीदने में बिलीव करते हैं, दैट इज इनोवेटर्स। अर्ली अडॉप्टर 13.5% होता है। कितना होता है? 13.5%। जो क्या करता है? जो इनोवेटर्स के बाद प्रोडक्ट को खरीदता है, ये भी विजनरीज होते हैं, ये भी इंथुसियास्टिक होते हैं नया प्रोडक्ट खरीदने में। अर्ली मेजोरिटी जो वो लोग होते हैं जब इसको बिलीव हो जाता है प्रोडक्ट ठीक है तब ये खरीदते हैं। और लेट मेजोरिटी भाई साहब ये तो मतलब लास्ट वाले होते हैं कि इनको जरूरत पड़ रहा है तब चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं चेंज करेंगे। और ये होते हैं लगाट्स 16%।
ये भाई साहब क्या होते हैं, ये वो इंसान होते हैं कि अगर मैंने एक बार डिटॉल से नहा लिया तो मैं डिटॉल से ही नहाऊंगा, इसके अलावा किसी से नहीं नहाऊंगा। रेसिस्टर होते हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या पूछा, यहाँ पूछा भाई साहब कि आपको न्यू टेक्नोलॉजीज को लेने वाले कौन होते हैं, उसको बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर्स, ठीक है। कौन होते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स। चलिए उसके बाद चले, आ जाओ क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज। क्या करना है, क्या कह रहा है, अरेंज करना है। ये जो चीजें दी हुई है इसको क्या करना है, अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होगा तो बताओ मुझे, सबसे पहले मार्केट, ये देखो मार्केटिंग मिक्स, नहीं सर अभी मार्केटिंग मिक्स में जाइए। सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मार्केटिंग रिसर्च करेंगे। मार्केटिंग रिसर्च करने के बाद उसके मार्केट का प्लानिंग करेंगे, क्या कैसे हमें करना है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मार्केटिंग मिक्स 4 पीस ऑफ मार्केटिंग लगाएंगे। देन हम जाएंगे मार्केटिंग के प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन पर, तब जाके इंप्लीमेंट करेंगे और उसके बाद कंट्रोल और इवैल्यूएशन करेंगे। DCABE यानी कि फर्स्ट नंबर। चलो आ जाओ, क्या कह रहा है 24 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है शॉपिंग गुड्स हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। भाई साहब 4 तरह के गुड्स होते हैं, मैंने बताया कन्वीनियंस, शॉपिंग, स्पेशलिटी और अनसॉर्ट। कन्वीनियंस गुड वो गुड्स होते हैं जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जैसे आपको राशन सामान लेने जाना है बगल वाली दुकान से ही मिल जाएगा। शॉपिंग गुड्स वो होते हैं थोड़ा सा लेस फ्रीक्वेंट होते हैं, कम मिलते हैं, थोड़ा कंपैरिजन लोग यहाँ ज्यादा करता है ना, प्राइस क्वालिटी और चीजों को देखकर, स्टाइल को देखकर। स्पेशल गुड होते हैं जो हाई प्राइस पे मिलते हैं, है ना। और अनसॉर्ट गुड्स जिसको लोग खरीदना ही नहीं चाहता। स्पेशलिटी गुड होते हैं जो आपको शोरूम्स वगैरह में मिलते हैं, है ना, वो गुड्स। तो यहाँ क्या कह रहा है, शॉपिंग गुड्स की बात कर रहा है, मतलब शॉपिंग गुड्स वो गुड्स जिसका कंपैरिजन हो, थोड़ा चेक करके ले, ड्यूरेबल इन नेचर हो। आओ देखते हैं, कह रहा पहला क्या है, दीज प्रोडक्ट्स आर जनरली ड्यूरेबल इन नेचर। बिल्कुल सही बात है कि शॉपिंग गुड्स का ये फीचर है। कंज्यूमर जनरली कंपेयर द गुड्स, कंपेयर करते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं तो ये देखते हैं ना, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, तो ये भी है। पर यूनिट प्राइस ऑफ दीज गुड्स आर जनरली हाई, बिल्कुल सही है, हाई होता है पर यूनिट गुड्स पे हाई प्राइस। अब कह रहा है दीज गुड्स आर रेगुलरली एंड कंटिन्यूअस इन डिमांड, नहीं ये गलत बात है, शॉपिंग गुड्स कंटिन्यूअस डिमांड में नहीं रहते हैं। दीज गुड्स आर सोल्ड एट रिजल्ट ऑफ एग्रेसिव प्रमोशनल एफर्ट। भाई साहब ये होता है अनसॉर्ट गुड्स का, ये किसका है, ये अनसॉर्ट गुड्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो ए बी और सी आंसर हो जाएगा सेकंड। अब आप देखो यहाँ पे दिया गया, इस चार्ट को ध्यान से पढ़ना, समझ में आ जाएगा। देखो मार्केटिंग कंसिडरेशन क्या है, कस्टमर बाइंग बिहेवियर क्या है, यहाँ फ्रीक्वेंट होता है, कन्वीनियंस में फ्रीक्वेंट होता है, यहाँ लेस फ्रीक्वेंट होता है। कंपैरिजन होता है ब्रांड्स का, प्राइस का, क्वालिटी का, यहाँ लो कस्टमर इन्वॉल्वमेंट होता है। स्पेशल गुड्स होते हैं, यहाँ ब्रांड्स की बात करी जाती है, कंपेरेंट ब्रांड्स होता है, लो प्राइस सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। शॉपिंग में हायर प्राइस होता है, यहाँ हाई प्राइस होता है, यहाँ प्राइस वेरी करता है, और कन्वीनियंस में लो प्राइस होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कन्वीनियंट होता है, यहाँ फ्यूअर आउटलेट्स होते हैं, यहाँ फ्यू आउटलेट्स होते हैं, और ये वेरी करता है, ठीक है। प्रमोशन के लिए मास प्रमोशन होता है, यहाँ एडवर्टीजमेंट होते हैं। देखो यार सिंपल सी बात है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट इजी जो आपके घर के आसपास मिल जाए, शॉपिंग प्रोडक्ट जो आप शॉप करते हैं अलग बहुत सारे आउटलेट्स में, मॉल्स में। स्पेशलिटी गुड्स वो गुड्स होते हैं जो आप शोरूम में जाकर खरीदते हैं, जैसे फास्ट्रैक का शोरूम, राइडर का शोरूम, कोई LG का कोई शोरूम है तो शोरूम्स में जाकर खरीदते हैं। बात समझ में आई जी। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, अरेंज द स्टेप ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन का प्रोसेस है, उसको अरेंज करना। अभी आप मार्केट सेगमेंटेशन की हम लोग बात कर रहे थे, है ना, उसको करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, सेगमेंट एसिड टेस्ट को नहीं, ये नहीं करना है, सेगमेंट का अट्रैक्टिवनेस नहीं, सबसे पहले नीड बेस्ड सेगमेंटेशन करना है कि जो जरूरत है उसी चीज को हम सेगमेंट करेंगे। तो सी नंबर आ जाओ। उसके बाद क्या है, उसके बाद का सेगमेंट का प्रॉफिटेबिलिटी चेक करेंगे, नहीं पोजीशनिंग बाद में करते हैं, सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे कि किसको हमको सेगमेंट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई साहब सेगमेंट का अट्रैक्टिवनेस क्या है, फिर हम देखेंगे सेगमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशनिंग, और तब जाके टेस्ट करेंगे, मतलब अप्लाई कर देंगे उसको, ठीक है। तो CEBDA यानी कि थर्ड नंबर हो जाएगा ये। चले आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं, क्या कह रहा है, इफ यू नो द एनिमी नो योरसेल्फ, मतलब अगर आप अपने शत्रु को जानते हैं तो खुद को जानिए। यू नीड नॉट टू फियर द रिजल्ट्स ऑफ 100 बैटल्स। कह रहा है अबव स्टेटमेंट सन टू जो कॉरेस्पॉन्ड्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स पोर्टस 5 मॉडल्स 4। तो बोलता बोला पोर्टर के 5 मॉडल में कौन सा जो है वो नहीं है ना। आओ देखो क्या क्या है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट सर है, सब्स्टिट्यूट है क्या है, ठीक है। थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर सर कॉम्पिटिटर तो नहीं है। पावर सप्लायर है क्या है, न्यू एंट्रेंट से क्या है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, थ्रेट ऑफ कॉम्पिटिटर। ये पोर्टस का 5 फोर्स मॉडल है, इसको ध्यान में रखिएगा, बात बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27
ध्यान देना, इस क्वेश्चन में फंसोगे, इस क्वेश्चन में, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें कुछ मैंने चेंज कर दिया है। कह रहा बिफोर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग अ फर्म वुड एंगेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इन डेवलपिंग मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। जब कोई नया प्रोडक्ट होगा, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का स्टेज है, प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को पढ़िएगा। तो बोला कॉन्सेप्ट टेस्टिंग से पहले हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कॉन्सेप्ट टेस्टिंग से पहले? तो देखो, सबसे पहले आइडिया जनरेशन, फिर आइडिया स्क्रीनिंग, फिर कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। यही आ गया टेस्टिंग से पहले क्या, आइडिया स्क्रीनिंग। तो आंसर क्या हो जाएगा 4, आइडिया स्क्रीनिंग। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करते हैं सर? उसके बाद करते हैं बिजनेस एनालिसिस, फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्ट मार्केटिंग, और तब जाके कॉमर्शियलाइजेशन होता है। तो आंसर क्या होगा? आइडिया स्क्रीनिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यूजिंग अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम। एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम आप यूज करते हैं, नेम टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, एक एकदम कोई ब्रांड नेम पहले से ही है, उसको लॉन्च कर रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरी में, तो उसको क्या बोलते हैं सर? उसको ब्रांड एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रांड का एक्सटेंशन। क्योंकि ब्रांड नेम ऑलरेडी है, लेकिन हम नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसी ब्रांड का एक्सटेंशन हो गया। देखो, इसको समझो, अगर ब्रांड एग्जिस्टिंग है, ब्रांड क्या है? एग्जिस्टिंग, मतलब पुराना ब्रांड है और पुराना प्रोडक्ट भी है, तो उसको लाइन एक्सटेंशन बोलेंगे। अगर ब्रांड पुराना है और प्रोडक्ट नया है तो बोलते हैं ब्रांड एक्सटेंशन। यही बात बोल रहा है। देखो, न्यू प्रोडक्ट है और पुराना, सक्सेसफुल ब्रांड मतलब पुराना ब्रांड है, तो ब्रांड पुराना और नया प्रोडक्ट, तो क्या हो गया? ब्रांड एक्सटेंशन। अगर वही ब्रांड नया है और सर ये प्रोडक्ट पुराना है, तो उसको बोलते हैं मल्टी ब्रांड। क्या बोलते हैं? मल्टी ब्रांड। और अगर ब्रांड भी नया है और प्रोडक्ट भी नया है, तो उसको बोलते हैं न्यू ब्रांड। ठीक है। तो यहां हमें पूछा है कि भैया ब्रांड आपका पुराना ही है, मतलब बहुत सक्सेसफुल ब्रांड है, और प्रोडक्ट नया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्रांड एक्सटेंशन। क्लियर है बात? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ तो मुझे बताना, नहीं है ना? नहीं। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।